हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार स्वागत करता हूं डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। आज की वीडियो में है कमाल की और काम की खबरें आप सभी के लिए। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। आज मैं आपका नॉलेज नहीं चेक करूंगा बल्कि आपकी राय जानना चाहूंगा। आप कमेंट करके बताइए, राम मंदिर के बनने के फैसले से आप खुश हैं या फिर नहीं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, देखता हूं बहुतायत लोग की इस पे क्या विचार है। कमेंट आपके लिए हैं, अपना विचार लिखें। सबसे पहले हम कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। पिछले 24 घंटों में 8200 केस आए हैं हिंदुस्तान में। 8000 का आंकड़ा पार कर चुका है पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले, जो कि एक डराने वाली बात है। टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट 1,82,000 पार कर चुका है और मरने वालों की संख्या 5,164 पहुंच चुका है। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में रिकवरिंग रेट बाकी देशों के मुकाबले कुछ अच्छा है। 41% का ये रिकवरिंग रेट है और 89,000 लोग रिकवर कर चुके हैं कोरोना वायरस से हमारे देश में। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। 65,000 से ज्यादा केसेस महाराष्ट्र राज्य अकेले से आए हैं और दिल्ली में भी मामला इस समय गंभीर होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में 1200 मामले वहां नए मिले हैं। दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो 60 लाख मतलब 6 मिलियन की संख्या पार की जा चुकी है। 25,71,000 लोग रिकवर कर चुके हैं और मरने वालों की संख्या 3,69,000 पार कर चुकी है। यूएसए इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देश है और इंडिया 9वें स्थान पे है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, रेस में आगे जा रहे हैं। ये कोरोना वायरस की रेस ऐसी है जिसमें पीछे रहे तो ही ठीक है। अगली खबर यूएसए से फिर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जल्द ही वो डब्ल्यूएचओ के साथ हर प्रकार का संबंध खत्म कर देगा। डब्ल्यूएचओ यूएन की एक संस्था है जो कि दुनिया भर में किसी भी देश के साथ बायस नहीं हो सकती और सबके लिए उसका एक नजरिया होना चाहिए। यूएस का आरोप है व्हाइट हाउस से ट्रंप जी का कि चाइना की वो तरफदारी करते हैं, चाइना ने इस महामारी को फैलाया है। तो इस पर भी डब्ल्यूएचओ चुप है और यूएस से जबानी जंग कर रहा है। ट्रम्प जी ने ऐलान किया है कि लगभग 450 मिलियन डॉलर जो वो हर साल यूएन के डब्ल्यूएचओ को फंड करते हैं वो अब रोक देंगे, टर्मिनेट कर देंगे हर प्रकार का रिलेशन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूएस सबसे ज्यादा फंडिंग देता था डब्ल्यूएचओ को 450 मिलियन डॉलर का और चाइना मात्र 40 मिलियन डॉलर की फंडिंग देता है। तो डब्ल्यूएचओ के लिए ये एक बड़ा झटका है। जायरा वसीम को आप जानते ही होंगे, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। दंगल मूवी में इन्होंने काफी नाम कमाया। इन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट के चलते इनको काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कुरान शरीफ का श्लोक 7:133 इस समय काफी चर्चा में है। सो वी सेंट अपॉन देम द फ्लड एंड लॉबस्टर्स एंड लाइस एंड फ्रॉग्स एंड ब्लड, साइंस ओपनली सेल्फ एक्सप्लेन्ड बट दे वर स्टेप्ड इन एरोगेंस अ पीपल गिवन टू सिन। इन सिंपल इंग्लिश की हमने लोगों को तमाम तरह की मुश्किलें दी क्योंकि वो लोग एरोगेंट थे और वो लोगों की सजा थी उनके बुरे काम के चलते। ये सिंपल इंग्लिश का मतलब है। कुरान के चलते इसका मतलब कुछ और है। कुरान की पूरी एक अलग कहानी है और इस दोहे का वहां पर मतलब बिल्कुल अलग है, स्लोगन का मतलब बिल्कुल अलग है। और मैं तो कम जानता हूं, आप में से बहुत सारे बुद्धिमान लोग जानते होंगे इसके बारे में। कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि कुरान में इसका क्या मतलब है। अभी का जो सिनेरियो है, हम सब मुश्किलों में झेल रहे हैं। 2020 में तूफान भी आया और कोरोना वायरस भी आया और अब टिड्डियां भी आ रही हैं। लॉबस्टर्स मतलब टिड्डियां, जैसे कि स्लोगन में लिखा था। तो जायरा वसीम के हिसाब से हम सभी को अपने कुकर्मों की सजा मिल रही है और इसमें कुछ बुराई नहीं है, पर मुझे लगता है कि इसमें बुराई है क्योंकि सजा उसको मिलनी चाहिए जिसके वाकई में कुकर्म होते हैं। ये जो टिड्डियों का अटैक है, लॉबस्टर्स अटैक है, ये किसानों को प्रभावित कर रहा है। हजारों करोड़ की फसल नष्ट हुई और उसका सीधा असर किसानों की जेब में पड़ेगा। वही किसान जिनकी खबरें आप सुनते हैं कि कुएं में परिवार के समेत कूद के सुसाइड कर लिया या फिर फांसी से लटक गए या फिर अपने खेत में ही खुद को जला लिया। उन किसानों ने क्या कुकर्म किया था? उन्होंने जनता का कौन सा पैसा खाया था, जेब काटी थी, या पार्लियामेंट में कौन सा झूठ बोला था, या मैनिफेस्टो में कौन सा झूठा वादा किया था? वो तो गरीब तबके के लोग हैं। बिलो पुअर्टी लाइन में भी उसमें कई लोग आते हैं। वो तो हमेशा से पीड़ित रहे हैं और आज भी पीड़ित हो रहे हैं। इरफान खान का एक डायलॉग मुझको याद आता है कि डकैत तो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनके ऊपर तो किसी प्रकार का असर नहीं हो रहा है। चाहे जितना कोरोना वायरस आए, चाहे जो आए, मैं भगवान से कामना करता हूं कि किसी के ऊपर कोई असर ना हो। लेकिन अगर इस डायलॉग को आप करंट के सिचुएशन से रिलेट करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और जायरा वसीम ने इस बात को समझा जब देश भर के लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया इस बात को लेकर, और उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर दिया, इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया। उनसे मेरा ये कहना है कि अपनी बात के कथन से पीछे न हटा जाए। अगर आपने कुछ गलत बोला है तो उस शब्द को वापस लीजिए, जनता के सामने आकर माफी मांगिए। आप एक अच्छी एक्ट्रेस हैं और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत नाम करेंगी। सोनम वेंगचुक लद्दाख के एक इंजीनियर हैं जो कि सोशल काम भी करते हैं और इनके जीवन का मेन मकसद है लिव सिंपली लाइफ एंड प्रिवेंट क्लाइमेटिक चेंज। आप सिंपल जीवन जिएंगे
तो क्लाइमेट को बचाएंगे, इनका ऐसा मानना है और बिल्कुल सही बात है। अगर आप बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलेंगे 200 मीटर दूर सब्जी लेने के लिए तो फिर आप क्लाइमेट को असर डालते हैं केवल फैंसी लाइफस्टाइल के लिए। तो इनका भी ये कहना है, इस समय ये वायरल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच तनाव बढ़ रहा है बॉर्डर पे, और इनका मानना है कि चाइनीज आर्मी के हाथों में जो बंदूक है वो बंदूक हमारे पैसे से खरीदी जा रही है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट लगभग 5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करती है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के लोग उसका पैसा देते हैं। अगर नागरिक तौर पे हम सभी चाइना की चीजों को बॉयकॉट कर दें तो चाइनीज गवर्नमेंट के पास वो बंदूक, वो हथियार खरीदने का पैसा नहीं रहेगा जो हथियार हमारे ही जवानों के खून का प्यासा है। इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाला और आप सभी से रिक्वेस्ट किया कि आप चाइनीज ऐप को अनस्टॉल करें अपने फोन से। इस समय आईटी का जमाना है, ज्यादातर रेवेन्यू एप्स और इंटरनेट बिजनेस से ही जनरेट होता है। इसके अलावा मूर्तियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जिनकी क्वालिटी भी नहीं अच्छी होती है, और अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदें, चाहे वो अमेरिकन हो, कोरियन हो या इंडियन हो, वो महंगा होता है चाइनीज प्रोडक्ट के हिसाब से, लेकिन उससे ज्यादा चलता भी है। तो जहां आप 2-3 बार चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदते हैं उससे अच्छा एक इंडियन प्रोडक्ट या फिर वेस्टर्न प्रोडक्ट को खरीदें तो आप फायदे में रहते हैं, बजाय कि चाइनीज प्रोडक्ट्स के इंस्टेंट सस्ते के फायदे में। ये सारी बातें तो सुनने में अच्छी लगती हैं और बहुत सारे लोग इन बातों के चलते ऐप्स को डिलीट भी करते हैं, बॉयकॉट भी करते हैं चीजों को, लेकिन कुछ दिन बाद वापस से लाइफ नॉर्मल हो जाती है। ये पहली बार नहीं हो रहा है जब हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, पास्ट में ऐसा हुआ भी है, लोग बॉयकॉट करते हैं लेकिन फिर सब इस्तेमाल करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। हम ना ही केवल अपने प्रोडक्ट्स बल्कि दुनिया भर के कई देशों के कई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हैं। ये हमारी ही गलती नहीं है, सरकारों की भी गलती है। गलती नहीं, इसको नियति भी कह सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने देश को आगे बढ़ाया है। लगभग 3 दशकों से ग्लोबलाइजेशन का प्रचार करने के बाद अगर अचानक से कहा जाए कि आत्मनिर्भर भारत बनाओ और भारत आत्मनिर्भर हो तो जनता को मुश्किलें तो होंगी ही। तो ये सारी चीजें हैं, आप अपने मेंटेलिटी के हिसाब से फैसले लीजिए। आपको चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है कि इस्तेमाल करना है, ऐसा मेरा कहना है। अगली खबर यूएस से आ रही है। आप पिछले 2-3 दिनों से सुन रहे होंगे कि यूएस का माहौल गर्म है। गर्म किस लिए? ना ही केवल कोरोना वायरस के डर के चलते बल्कि शहरों में कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। एक विवाद उठा है, एक मिनियोपोलिस पुलिस ऑफिसर, एक व्हाइट पुलिस ऑफिसर ने एक ब्लैक आदमी की गलती से हत्या कर दी। गलती से हत्या कर दी, इस शब्द का मतलब आप समझिएगा कि ना वो उसको मारना चाहता था लेकिन उसको वो बचा भी सकता था अगर वो जरा सा दयालु होता। इस वीडियो से आप देख सकते हैं कैसे इस व्हाइट पुलिस ऑफिसर ने अपने घुटने से जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि एक ब्लैक मैन है, उसका गला दबाया है और उसके आखिरी शब्द थे आई कांट ब्रीथ, और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। इस वीडियो के वायरल होते ही पूरे देश में ब्लैक लोगों के मन में द्वेष फैली व्हाइट लोगों के लिए, और जानते ही आप द्वेष जल्द ही दंगों का शक्ल ले लेती हैं। दंगों का सबसे ज्यादा असर कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन डीसी और ओहायो में देखा जा रहा है। व्हाइट हाउस को भी घेरा गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर व्हाइट हाउस के फेंस को लाद कर कोई अंदर आता है तो उसको खतरनाक कुत्तों का सामना करना पड़ेगा और अत्याधुनिक हथियारों का सामना करना पड़ेगा, जो कि यूएस की मिलिट्री बिल्कुल नहीं संकोच करेगी इस्तेमाल करने के लिए इन लोगों पर। एक देश जब इतने मुश्किल से जूझ रहा हो, पूरी दुनिया जब इतनी मुश्किल से जूझ रही हो, तो इंटरनल हार्मोनी डिस्टर्ब होने के बाद काफी मुश्किल हो जाती है सरकार के लिए संभालना। और देखते हैं आगे क्या होता है, किस प्रकार से यूएस इन सब मामलों को ठंडा करती है। एक छोटी सी खबर हमारे देश से भी, इनफैक्ट एक खुशखबरी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक नए पोर्टल को लॉन्च किया है, www.ai.gov.in। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रुख दिखा रही है और इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है रविशंकर प्रसाद ने। ये बिल्कुल अच्छी बात है। आने वाला जमाना AI का ही होने वाला है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि इस दशक ने रिवॉल्यूट किया है पूरे दुनिया को डेटा के मामले में। मुकेश अंबानी जी ने जैसा कहा था कि डेटा इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन फॉर दिस सेंचुरी। आने वाला ये जो नया दशक है ये रिवॉल्यूट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। लोगों को डर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों की नौकरियां कम होंगी, लेकिन अगर आप पड़ताल करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो नौकरियां बढ़ेंगी ही इससे। चर्चा का ये लंबा विषय है और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति AI में खोज भी कर रहे हैं और नई नई चीजें अचीव भी कर रहे हैं। एलॉन मस्क इस रेस में सबसे आगे हैं। कहीं से खबर उठी कि PUBG एक चाइनीज कंपनी है और PUBG को लेकर भी अब लोगों के मन में आक्रोश उठ रहे हैं। अगर ये चाइनीज ऐप है या चाइनीज कंपनी है तो क्या लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, क्या लोग इसको डिलीट करेंगे, इस्तेमाल करना छोड़ देंगे? इस बात को समझने से पहले ये समझते हैं कि PUBG क्या वाकई में एक चाइनीज ऐप है। आप सभी को बताऊं, PUBG गेम PUBG कॉर्पोरेशन ने बनाया और PUBG कॉर्पोरेशन ब्लू होल स्टूडियो की एक सब्सिडरी कंपनी है, जो कि एक साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी मतलब जैसे रिलायंस की जियो।
तो आप कहेंगे कि हाँ ये तो साउथ कोरियन कंपनी है, चाइनीज नहीं है, तो फिर इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैंने कहा पबजी गेम, पबजी पीसी गेम जो कि लॉन्च हुआ था 2017 में, वो साउथ कोरिया में बना था। जब इस गेम को बैन कर दिया गया चाइना में, आप जानते ही हैं चाइना बाहर की चीज़ों को बैन कर देता है अपने देश में, ना वहाँ पर यूट्यूब चलता है, ना वहाँ पर व्हाट्सएप चलता है, और भी कई सारी चीज़ें बैन कर देता है। वो सेल्फ बनाता है, जैसे मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर, वो आत्मनिर्भर आज से दशकों पहले से है, इसलिए वो इतना आगे है। तो एक चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट गेम्स ने पबजी को पबजी मोबाइल का शक्ल दिया और पबजी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। पबजी के साथ पार्टनरशिप करके, ब्लू होल स्टूडियो के साथ स्टेक शेयर करके पबजी मोबाइल को लॉन्च किया गया। और ना ही केवल चाइना में वो चलता है, बल्कि पूरे दुनिया में काफ़ी लोग पसंद करते हैं। इंडिया में भी ज़्यादातर प्लेयर पबजी गेम के मुकाबले पबजी मोबाइल के हैं। एक स्टडी की माने तो 10 मिलियन से लेकर 15 मिलियन बच्चे पबजी गेम खेलते हैं और इससे आदी हैं। तो अगर आप कंप्यूटर में पबजी गेम खेलते हैं तो वो चाइनीज़ नहीं है, और अगर आप कंप्यूटर में नहीं मोबाइल में पबजी गेम खेलते हैं तो वो चाइनीज़ है, पर पूरी तरीके से नहीं। अब क्या ये बात सुनकर लोग पबजी मोबाइल को इंस्टॉल कर देंगे? मुझे जहाँ तक लगता है कि 1% भी पबजी मोबाइल प्लेयर्स अपने मोबाइल से गेम को नहीं इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि वो गेम उनको आंतरिक सुख देता है। और हमारी आपकी आदत है कि जो चीज़ हमें पर्सनल सेटिस्फैक्शन दे, वो चाहे जितना भी देश को नुकसान पहुंचाए, हम उसको नहीं छोड़ सकते। और पबजी मोबाइल तो देश को कुछ नुकसान पहुंचा भी नहीं रहा है, बस यूथ को डेविएट कर रहा है। और क्या इससे बड़ा कोई नुकसान कुछ हो सकता है? मैंने गूगल में पबजी के बारे में सर्च किया तो फ्राइडे की एक और खबर है। दिल्ली में 2 बच्चों को गिरफ्तार किया गया, माइनर, जिन्होंने 19 फोन चुराए थे पिछले 3 महीने के अंदर दुकानों से। उनसे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, तो पबजी खेलना था, ये उनका जवाब है। उन्होंने वो फोन रखे जिनमें गेम्स अच्छे चले और वो फोन बेच दिए जिनमें गेम्स अच्छे नहीं चले। अब हम इसमें पूर्ण तरीके से पबजी को दोष नहीं दे सकते हैं, दोष उनके मन को दिया जा सकता है। मेरा आपसे बस इतना कहना है कि गेम को, एंटरटेनमेंट के लिए लीजिए, मन बहलाने के लिए लीजिए, उसमें सीरियस न होइए, उसमें अपना समय बर्बाद न कीजिए। लॉकडाउन का ये टाइम है, आपको घर में खाली समय मिला है, कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए और गेम हम खेलते रहिए, क्या ही दिक्कत। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी खबरें थी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और हमें इसी प्रकार देखने के लिए, प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।